हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे हैं। आपका लास्ट चैप्टर है बुक का, सेकंड बुक का। एंड इसके ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब केवल इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, साथ में कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स। मतलब जो जो कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं उन्हीं सारे कंसेप्ट पे बेस इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट इज बेस थ्योरम पे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन सारे कंसेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तीन बढ़िया से एग्जांपल्स है, वो करेंगे आज हम लोग। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग भी कर सकते हो पॉज करके, अगर आप सारी एक्सरसाइज करके आ रखे हो तो आप लोग भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 से। इसमें हमें क्या बोलता है कि हमारे पास ना कलर्ड बॉल्स हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू, और हमारे पास चार बॉक्सेस है जिनमें रखी गई है। मतलब पहले बॉक्स में 3 ब्लैक, 4 व्हाइट, 3, 5 रेड और 6 ब्लू, इस तरीके से बॉल्स हैं। तो मैं एक और यहाँ पर बना देता हूँ बॉक्स, दैट इज टोटल बॉल्स। इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 15, 3, 18। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 8। ये हो जाएगा 3, 2, 6, 7, 8 हो जाएगा, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 1, 13 हो जाएगा। ठीक है, कुंडी लगा दो। सो आपका, रुक जाना, वो आया है, कोई आया ख्याल से। सो आपका क्या बच्चे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमने लिख दी सारे बॉक्सेस के सामने, कितनी कितनी वहां बॉल्स है। ठीक है, नाउ आपसे बोला गया किसी बॉक्स को आपने रैंडमली सेलेक्ट करा है। कोई भी बॉक्स आपने पहले पकड़ा, ठीक है, कोई भी बॉक्स, या तो आप 1, 2, 3, 4 किसी भी बॉक्स को आप पकड़ रहे हो। फिर एक बॉल निकालते हो और जो बॉल है वो पता चला कौन सी है आपकी, ब्लैक है। तो ऐसा हो सकता है आपने ये बॉक्स लिया हो, फर्स्ट बॉक्स लिया हो, फिर आपकी कौन सी बॉल निकली हो, ब्लैक कलर की। आपने सेकंड बॉक्स लिया हो, फिर कौन से कलर की बॉल निकली हो, ब्लैक कलर की। थर्ड बॉक्स पिक कराओ, फोर्थ बॉक्स पिक कराओ, और उनसे कौन सी बॉल निकली हो जी, आपका ब्लैक एंड कलर की आपकी बॉल निकली है। आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बॉक्स 3। मतलब क्या बोलता है कि बॉल ब्लैक एंड कलर है, बॉल ब्लैक एंड कलर है, बट प्रोबेबिलिटी बताओ किससे निकली हो, तीसरी से। पीछे को आ रहे हो, वापस क्या आ रहे हो, तो इसका मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम। बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपके E1, E2, E3, E4 इवेंट है, और ये सारे के सारा ये वाला कौन सा इवेंट है तुम्हारा, ए इवेंट हो जाएगा। कौन सा इवेंट हो जाएगा बच्चे, ए इवेंट हो जाएगा। तो मैं एक्चुअल में निकालना क्या बेटा जी, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E3। मतलब आपका बॉक्स 3 से निकली है, जब तुम्हें पता है कि आपका जो बॉल निकाली हमने ड्रॉ करी वो ब्लैक एंड कलर थी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे आपका यूजिंग बेस थ्योरम। अगर हम बात करें यूजिंग बेस थ्योरम, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले आप बॉक्स चुनोगे, तीसरा बॉक्स आपने चुना, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हम ए क्या मान रहे हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको डिफाइन कर देता हूं। ए क्या है, गेटिंग ब्लैक बॉल, आपको ब्लैक बॉल मिल रही है सर। ठीक है, इवन इवेंट क्या है आपका, सिलेक्टिंग बॉक्स 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका E2 इवेंट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी सिलेक्टिंग बॉक्स 2। E3 इवेंट हो जाएगा आपका सिलेक्टिंग बॉक्स 3। E4 इवेंट हो जाएगा बच्चे आपका सिलेक्टिंग बॉक्स 4। ये आपके 4 इवेंट्स हो गए। ठीक है, तो जी आपका क्या होगा, किसकी इवेंट, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बॉक्स 3 से निकला है बॉल, जब मुझे पता है कि वो बॉल किस कलर का, ब्लैक कलर का। तो कैसे निकालोगे, पहले फेवरेबल आउटकम, ब्लैक बॉल निकालने का तरीका, पहले आप बॉक्स चुनोगे, तीसरा बॉक्स आपके फेवर में यही जाता है। फिर आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्या कि वो बॉल ब्लैक इन कलर है फ्रॉम दिस बॉक्स, ये आपने लिख लिया। अब ब्लैक कलर की बॉल निकलने के और भी तो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, सबसे पहला तरीका, आपने पहला बॉक्स चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, उसी बॉक्स से ब्लैक बॉल निकले, दैट इज ए। मतलब ब्लैक बॉल निकलना है कब, जब मैंने कौन सा बैग चूज कर रखा है, पहला वाला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 आप कर देंगे, मतलब दूसरा बॉक्स चुना, फिर वहां से आपने ब्लैक बॉल निकाली। इन द सेम वे यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ
E3 मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चे, ठीक है। E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल निकली फ्रॉम दिस बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट यू विल ऐड चौथा बॉक्स चुनने की, फिर उसके बाद आपने उससे ही ब्लैक बॉल निकाली, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर? ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला है सर यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें इन सारी वैल्यूज को लिखना है तो लिखेंगे यार। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कितने बॉक्स है आपके पास? 4 है, तो चारों में बॉक्स चुनने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी? 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी ना। 4 बॉक्स है तो चारों में से किसी एक बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। 3 होते तो 1/3 होती है, ठीक है। 2 होते तो 1/2। अब आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब पहले बॉक्स से निकला है, पहले बॉक्स से ब्लैक बॉल निकली है, तो टोटल बॉल कितनी है पहले बॉक्स में? 18। ब्लैक कितनी है? 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी आपका? 3/18, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है? आपका दूसरे बॉक्स से ब्लैक बॉल निकली है, ब्लैक बॉल कितनी है उसमें? 2, तो हो जाएगा 2/8। अच्छा 3/18 कितना हो जाएगा आपका? 1/6, ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, इसका मतलब है तीसरे बॉक्स से ब्लैक बॉल निकली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे 1/8 हो जाएगी। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, मतलब चौथा बॉक्स चुना उससे ब्लैक बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/13। तो इन्हीं सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट कर देना और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, थर्ड बॉक्स चुना, ये क्या है आपका? ये लिखेंगे आप, ये क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी सॉरी, इसको ऐसे लिख लो P that box 3 selected given that drawn ball is black। आपको पता है जो बॉल निकली वो काली है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी की वो तीसरे बॉक्स से निकली है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। तो अब जरा वैल्यूज लिखते हैं बच्चे आपका। सबसे पहले E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 है वो, तो 1/4। A/E3 की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी है? 1/8 है। नीचे क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू, कहाँ पर बचा? अच्छा कम करेगा, 3 2 5 6 7, ओके। यहां पर यार कितनी है तुम्हारी? 7 है सर। कितनी है? 7। ये कितनी थी? 13 थी, ठीक है। तो यहां पर भी हम चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/7। यहां पे भी हो जाएगा 1/7, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा आगे ये 1/4 इंटू 1/7 प्लस 1/4 इंटू 4/13। 1/4 1/4 ऐसा करता हूँ मैं, पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 4 से। इसको 4 से करोगे 4 उड़ जाएगा, या फिर 1/4 आप कॉमन ले लो, दोनों कट जाएंगे, ये बात भी हो जाएगी सही। तो आप 1/4 इसके और इसके सारे हटा दो, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा केवल 1/7। नीचे बच्चा क्या बचेगा आपका? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 4/13। एलसीएम लेते हैं यार, ये 1/7 है, नीचे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इन सबका। 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो ये हो जाएगा 312। नहीं 18 करूंगा, नहीं मैं पहले 12 से मल्टीप्लाई कर रहा था, सॉरी, तो मैंने कैरी ले लिया गलत, मैं सीधा कर रहा था। तो 1 से करेंगे, 1 1 जा 191, तो कितना हो गया? या ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे 7 तो काटना ही है,
मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है, मुझे काटना है 7 से काटना है, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 12 इंटू 7 इंटू 13 रहेगा। ठीक है, फाइनल आंसर देखना है हम लोग को। तो 7 से 7 तो एक आंसर हो गया। ऊपर जरा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 91 इंटू 2, दैट विल बी 2 1 जा 2 2 9 जा 18 182 प्लस 4 है 91 183 4 है ना, हाँ ठीक है 3 से होगा 2 9 जा 18 3 9 जा 27 होता है भाई साहब, क्या काउंट कर दिया मैं, 27 273 प्लस फिर ऊपर क्या आएगा 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है, हाँ 156 प्लस 4 है 4 इंटू 12, ये हो जाएगा एलसीएम में आपका 336 हो जाएगा। एंड फिर बेटा ये हो जाएगा जी आपका 156 ऊपर और नीचे आएगा 947, डिवाइड करेंगे, पीछे आंसर जो दे रखा, मतलब आपका बुक में जो आंसर दे रखा है वो डेसिमल में दे रखा है, तो अपन लोग डेसिमल में इसका आंसर लिखते थे, वो हो जाएगा 0.164 समथिंग है, मतलब राउंड ऑफ करके 47 आई गेस है कुछ है, तो 0.165 आपका राउंड ऑफ करके दे रखा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जानी है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 23 देखते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है काफी है। ठीक है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद ही समझ जाएंगे अभी। एक बार आप लोग भी इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं करा है आप देख सकते हो, दिमाग लगा सकते हो उस पर। आपसे बोल रहा है ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट अ 6 एंड विंस द गेम। तो आपसे बोलता है ए और बी क्या करते हैं, डाइस फेंक रहे हैं, बोलते हैं जिसका 6 आ गया वो जीत जाएगा, इसका नंबर 6 डाइस में अपीयर कर गया वो जीत गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आपसे बोलता है फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ए जीता है, मतलब ए ने स्टार्ट करा है पहले, तो अब बताओ ए और बी दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगी। अब इसमें ना आपके केसेस बनेंगे बढ़िया बढ़िया से। सबसे पहला केस बनेगा क्या आपका, कि ए ने डाइस फेंकी और वो जीत गया, 6 आ गया तो वो जीत गया, 6 आ गया तो वो जीत गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है, ए के जीतने का एक ही तरीका है कि पहला ही दफा उसने क्या फेंका, डाइस फेंका और 6 आ गया और वो जीत गया। बात समझ में आती सर आपको। दूसरा केस क्या बनेगा, ए के जीतने का और कोई तरीका हो सकता है, हो सकता है कि भाई ए ने फेंका 6 नहीं आया, अब जैसे आप और मैं खेल रहे हैं, मैंने फेंका डाइस में 5 आया, आपने फेंका 4 आ गया, नहीं आया अभी, फिर तो मैं कैसे जीता, मैं बोल रहा हूं मैं कब जीतूंगा, मेरे जीतने के इतने तरीके हो सकते हैं। एक तो डाइस फेंकी मैंने 6 आया, मैं जीत गया पहली बार में, ठीक है, गेम खत्म वहीं पे। मान लो 1000 रुपए का था गेम, हाँ 1000 रुपए का है, पैसे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, 1000 रुपए मिले, चल दिया वही हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस था, अब मेरे को जिताना है, ठीक है मेरे को जिताना है। अब दूसरे में तूने फेंकी डाइस, ठीक है, अगर तेरा 6 आ जाएगा तो फिर गेम तो खत्म ना, मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, तो तुझे हारना पड़ेगा दूसरे में। समझना ध्यान से मेरी बात, पहले में मेरा भी नहीं आया, मैं भी हारा हूं, दूसरे में ये भी हारा, अब तीसरे में मेरी बारी है, थर्ड टाइम पे, थर्ड अटेम्प्ट मेरा आया, ऑल्टरनेटिवली फेंक रहे ना, अब 6 आ जाएगा मैं जीत जाऊंगा। इसका मतलब तीसरी दफा फेंकने में, मतलब डाइस को तीसरी दफा रोल करा तो जाके मैं जीता। फिर क्या हो सकता है, हाँ क्योंकि ऑल्टरनेटिव चला, मैं फर्स्ट टाइम मैं फेंकूंगा, हाँ फर्स्ट टाइम मैं फेंकूंगा, दूसरी टाइम तुम, फिर तीसरी दफा मैं, चौथी दफा तुम, पांचवी दफा मैं फेंकूंगा, तो पहली और तीसरी में मेरा नहीं आया, और मैं मेरे जीतने के चांसेस में बात कर रहा हूं ना, मेरा जीतना कब पॉसिबल होगा, जब तू हर टाइम हार रहा होगा। ठीक है, तेरा दूसरे में भी नहीं आया और चौथे में भी नहीं आया, पांचवा टाइम मुझे मिल रहा है। इसे लिख के दिखाता हूं और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोलता है ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट अ 6 एंड विंस द गेम। तो हम ऐसा करते हैं, दो इवेंट बना लेते हैं आपका। ठीक है, एक इवेंट में मान लेता हूं आपका क्या है, एनसीईआरटी में ले रहा है आपका सक्सेस और फेलियर करके ले रहा है, दो इवेंट ले रहा है। ठीक है, तो हमने एस मान लिया क्या आपका इवेंट है, गेटिंग 6 ऑन डाइस, 6 आ जाए डाइस में। ठीक है, और एफ मान लो आप नॉट गेटिंग
6 ऑन डाइस ऑन था, ये 1 कहां से हो गया। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ठीक है, अब क्या केस बनेगा? प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कब? ए विंस, ए जीत गया इन हिज फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में जीत गया। तो मुझे बताओ ये जो सक्सेस है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। भाई 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है ना f, तो इसका 1 - 1/6 करोगे 5/6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? हाँ, तो यहां पर ये पहले ही थ्रो में जीत गया, इसका मतलब कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, पहले ही थ्रो में सक्सेस मिल गई। एस मतलब है फर्स्ट थ्रो में ही 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन हिज, भाई पहले ए की बारी थी, फिर किसकी बारी आएगी? ए ने फेंका, फिर बी ने फेंका, फिर ए का आएगा ना। ए, अब ए का जो चांस आएगा तीसरा दफा, मतलब थर्ड, अब आपका क्या थ्रो है, ठीक है। वैसे इसका तो दूसरा थ्रो होगा, यहां पर हिज नहीं लिखते हम, इन फर्स्ट थ्रो लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। इन फर्स्ट थ्रो लिखा मैंने, ए विंस इन थर्ड थ्रो। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? क्योंकि क्या हो रहा है, ध्यान समझना, मेरे को किसको जिताना है? ए को जिताना। भाई मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की चाहिए? ए की। तो ए जब जीतेगा इसका मतलब बी हारा है, तभी तो ए जीता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ होगा ए ने फेंका, फेलियर मिला, मतलब 6 नहीं आया। फिर बी की बारी आई, उसने भी फेंका, 6 नहीं मिला, फेलियर मिला। अब फिर इसकी ए की बारी आती है, अब जीत सकता है, पहले नहीं जीता, अब दूसरे में जीत जाए फिर फेंकने के बाद, तो उसको सक्सेस मिल गई। ठीक है जी, तो ये इवेंट होने के चांसेस क्या, इसको ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे बताओगे? पहले फेलियर, फेलियर के आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये तो चीज पढ़ गए, जब तक टास्क खत्म नहीं होता चीजें मल्टीप्लाई होती जाती है। 5/6 इंटू 5/6, और आप कह सकते हो दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आप लग रही है यहाँ पर, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। बात समझ में आती है सर आपको? हाँ, अब क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी जब ए विंस इन फिफ्थ थ्रो, भाई देखो ना, ए के पास ऑड वाले नंबर वाली तो चांस आ रही है, पहला तीसरा पांचवा। बी वाले के पास वो तो सेकंड फोर्थ सिक्स इन टर्म्स में फेंक रहा होगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, पहली दफा फेलियर मिला, ए का 6 नहीं आया, भाई बी तो हारता रहेगा तभी तो ए जीत पाएगा। बी के पास पास आया, वो भी नहीं फेंक पाया, 6 नहीं ला पाया, फेलियर। फिर ए के पास फेलियर, दूसरी दफा भी जब उसके पास डाइस आती, फिर बी के पास गई जब दूसरी दफा डाइस, वो भी फेलियर रहा। अब ए के पास तीसरी बार आ रही है, ठीक है, तो जीत गया भाई साहब। तो हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। जरा इसको मैं से लिख सकता हूँ 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, हो जाएगा 5/6 की बार 4 इंटू 1/6। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की मैं उन सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड 1/6 प्लस 5/6 की पावर 2 इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस एंड सो ऑन। ऐसी तो जाएगा यार ये। और यहां देखो आपकी क्या ये जीपी बनती हुई नहीं दिख रही आपको? आप यहां देखेंगे आपका जो कॉमन रेशियो है, ये जो है आपका गिवन सीक्वेंस इज a GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वेयर जो आपका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बेटा? आपका कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे आप? A2 अपॉन A1 करके निकालते थे ना, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म का रेशियो ले लिया, तो इसको और इसको नीचे कंपेयर करोगे तो 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 5/6 का होल स्क्वायर बचेगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, ये आपका कॉमन रेशियो होगा, दैट विल बी 25/36। ठीक है,
अब मुझे बताओ ये जो कॉमन रेशियो है क्या ये 1 से छोटा है? मैं आपको बताता हूं, प्यारा सा फॉर्मूला था सम टू n टर्म्स का जीपी में। अगर कॉमन रेशियो इफ अगर पॉजिटिव है, कॉमन रेशियो का जो पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ कॉमन रेशियो इट इज लेस देन 1 है, देन बेटा सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला था a अपॉन 1 माइनस r। ये आपका फॉर्मूला होता था किसका? सम टू n टर्म्स का। सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला है। आपका a क्या है? ये है, तो देयरफॉर ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे फॉर्मूला लगाने वाले हो, ठीक है। a दैट इज 1/6 अपॉन 1 माइनस r कितना है बेटा? 25/36। तो 1/6 अपॉन 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 36 से कट गया, ये हो जाएगा 6। 36 में 25 का 11 बचा, तो कितना आ जाएगा? 6/11। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि भैया a जीत जाए क्या हो जाएगी? 6/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 बाय। अब b के जीतने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? फिर से केस कर बनाएंगे? फिर से केस नहीं बनाएंगे, क्योंकि दो ही लोग तो खेल रहे हैं, या तो a जीतेगा या तो b जीतेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट b विंस वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट a विंस। तो 1 माइनस 6/11 था बेटा, तो 11 माइनस 6/11 कितना हो जाएगा? 5/11 बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, आपका कैसा एनालिटिकल आपका एबिलिटी है, किस तरीके से आप एनालाइज करते हो चीजों को, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो चलिए, एक लास्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस का, उसे देखते हैं। इसमें बोला गया एग्जाम्पल 24 है, इफ अ मशीन is correctly set up it produces 90% acceptable items। आपसे क्या बोलता है? अगर एक मशीन को बहुत सही से सेट करा गया है तो वो 90% ऐसे आइटम्स निकालते हैं जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब ठीक आइटम है, डिफेक्टिव नहीं, आप ये बोल सकते हो। और इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, अगर ढंग से सेट नहीं करा ना उसको, तो वो क्या करती है? 40% आपका क्या करती है? एक्सेप्टेबल आइटम्स निकालती है। मतलब केवल आप 40% आइटम्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर उसे ढंग से नहीं क्या करा गया, आपका सेट करा गया, मतलब फिर भी निकालती है एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक आइटम्स निकाल देती है। पास्ट एक्सपीरियंस देखा गया है कि आपका 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन, मतलब 80% टाइम मशीन हमेशा सही ही सेट करी गई है। आप ऐसे समझो, यहां पर कैसे बन रहे, दो इवेंट्स ऐसे बन रहे, आपका मशीन करेक्टली सेटअप, मशीन को आपने करेक्टली क्या करा है? सेटअप कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप, उसका सेटअप बढ़िया से नहीं कर रखा है जी। फिर अगर सही सेटअप थी तो हम क्या कर रहे थे? हम बोल रहे थे एक्सेप्टेबल आइटम्स की हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल आइटम्स चाहे इनकरेक्टली सेटअप हो, करेक्टली सेटअप हो, दोनों में एक्सेप्टेबल आइटम्स दे रही है। बट इसमें कितने दे रही है? इसमें देने के चांसेस 90% है, इसमें कितने? 40% है। मशीन करेक्टली सेटअप हो, उसके कितने चांसेस है? 80%। इसका मतलब 20% चांसेस है कि मशीन करेक्टली सेटअप नहीं होगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ आफ्टर अ सर्टेन सेटअप, देखा गया इन दोनों में से कोई एक सेटअप करा गया, द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। अच्छा, यहां पर बोल रहा है दो है एक्सेप्टेबल आइटम्स, कितने? दो। अगर दो आइटम्स वो एक्सेप्टेबल है, उसने ऐसे निकाले, दो एक्सेप्टेबल आइटम्स निकाले हैं, आपसे बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी मशीन को करेक्टली सेटअप कराओगे, मतलब एक्सेप्टेबल आइटम निकले, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? मशीन ऐसे रखी गई है, तो हम उल्टा चले, क्या लगी? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। कौन सा थ्योरम लग जाएगा? बेस थ्योरम लग जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपके दो इवेंट क्या बनेंगे बेटा? इवन इवेंट बनेगा ये, E2 इवेंट बनेगा ये। ए इवेंट क्या बनेगा? गेटिंग 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। कितने आइटम्स चाहिए? दो। एक नहीं चाहिए, यहाँ पे कितने चाहिए? दो चाहिए। तो ए इवेंट क्या बना? मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है। इवन इवेंट क्या बनेगा बच्चा आपका? इवन इवेंट बनेगा मशीन इज करेक्टली सेटअप, E2 इवेंट बनेगा मशीन इज इनकरेक्टली या नॉट करेक्टली सेटअप, ठीक है।
तो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन करेक्टली सेटअप होगी, वो बोल रहा है 80%। परसेंट को आप प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसको 100 से आप डिवाइड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, अगर 80% करेक्टली सेटअप होती तो इनकरेक्टली 20% हो जाएगा, 20/100। इतनी बात समझ में आती है। अब ध्यान सुनना इस बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई इवन, इसका मतलब समझो भाई दो है, कितने निकले, दो आइटम निकले, तो एक आइटम करेक्टली निकला हो, मतलब एक्सेप्टेबल आइटम निकला, बोला हो करेक्टली सेटअप करने का आपका क्या निकला, एक्सेप्टेबल आइटम निकला। एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी थी 90%, दैट इज 90/100 थी, 90/100 थी, ठीक है। बट दो आइटम है ना, तो एक आइटम की 90/100 दूसरे भी की भी कितनी हो जाएगी, 90/100 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अभी तक जो हम बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर हम एक ही बॉल एक ही आइटम निकाल रहे थे, तो हम एक ही उसी की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। बट यहाँ पे दो हैं, तो हम 90/100 से दो दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है। फिर ऐसे ही आपसे मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, that will be what, 90/100 into 40/100 अपॉन 40/100, ठीक है। ये तब की बात है जब आपका मशीन सही से सेटअप नहीं करी गई है। अब हमें निकालना क्या बच्चे, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, व्हेन आपका मशीन इज करेक्टली सेटअप है। गिवन क्या हमें, गिवन दैट two items are acceptable, दोनों के दोनों आइटम आपको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चे, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इवन मशीन, ठीक है, बट मुझे पता है कि जो आइटम उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, यूजिंग बेस थ्योरम। तो बराबर किसका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by इवन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, ठीक है जी। तो चलो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन क्या बच्चा आपका 80/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by इवन है 90/100 इंटू 90/100 अपॉन हो जाएगा सर 80/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 प्लस 20/100 इंटू 40/100 इंटू 40/100। देखो जो 100 का क्यूब है ना, उससे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ से भी 100 का क्यूब निकलेगा, इन दोनों टर्म से भी 100 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम हटा देते हैं, हमें सिंपल। फिर यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा आपका 0 0 0, 1000 यहाँ से और 1000 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। केवल आपको 8 into 9 into 9 करना है आपको, क्लियर है। और इवन ये भी कर सकते हो आप, 8 भी कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 8 भी कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। देखो जी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 इंटू 90 इंटू 90। आप यहाँ से 90 90 90 कॉमन निकाल, सॉरी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। पहले 1000 आपने कॉमन निकाल लिया, 3 0 थे ना, 3 0 निकाल ली। फिर आपने 8 भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा बेटा आपका, केवल यहाँ पे 9 into 9 प्लस यहाँ बचेगा आपका केवल 4। तो बेटा ये 3 0 से तो 3 0 चले गए आपके, ये 8 से 8 गया, 9 into 9 कितना हो जाएगा आपका 81, और 9 81 प्लस 4 85। आंसर क्या है, अच्छा डिवाइड कर रखा है इसको, चलो चेक कर लेते हैं जरा इसको। टुम 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 टुम। 81 को डिवाइड करना हमने किससे, 85 से, तो 0.95 आंसर, ठीक है। फिर 0.95 ही आ रहा है। पॉज करके कॉपी कर लो इसको। चलो बेटा फिर एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नाम जो आपका 13 है, उसका पहला क्वेश्चन है। आपसे बोलता है ए और बी दो इवेंट से कुछ इस तरीके से कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं, और फाइंड यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है,
पहला कंडीशन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है समझते हो, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? या फिर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है। फॉर्मूले पे आते हैं सर, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है जी प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की। जब ए हो चुका है तो वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला था इसका अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। गिवन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो जी आपने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब पहला केस जब आपका ए बी का सबसेट है तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है तो ये होगा। यहाँ बोलता है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, फॉर्मूला क्या था उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी जगह जब आप 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, बस कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। कब, जब कपल है 2 चिल्ड्रन। अच्छा ऊपर बोल रहा है एक कपल है, उनके 2 बच्चे। अच्छा 2 बच्चे हो सकते हैं तो उसके क्या सैंपल स्पेस बनेगा, हाँ सैंपल स्पेस ऑफ अ फैमिली having 2 children क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा, पहला लड़का होगा, ठीक है, कैपिटल बी से हम बड़े भाई को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, फिर कैपिटल बी से हम स्मॉल बॉय को डिनोट कर देंगे, कैपिटल बी से बड़ा वाला भाई, स्मॉल बी से छोटा वाला भाई, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों लड़के हो गए, या फिर पहला लड़का हुआ, दूसरी लड़की, लड़की छोटी है तो स्मॉल जी कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो जाए, या फिर दोनों लड़कियां पैदा हो गई भाई, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये तो 4 बनेंगे आपके सैंपल पॉइंट्स जो सैंपल स्पेस में रहेंगे। अब आपसे क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोलता है, देखो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट अवे आपने किससे करा, आपका ये जो हमने इंडिपेंडेंट, ना इंडिपेंडेंट नहीं सॉरी, पहली वाली जो एक्सरसाइज थी कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाली, उसी से फॉर्मूले को लगा के हमने इन क्वेश्चंस को करा है। ये वाली में भी कुछ वैसा ही चल रहा है, उसी में ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पहली एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर भी वैसे ही बोल रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इवेंट, ई इवेंट क्या है, आप बोल सकते हो ए इवेंट क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। बी इवेंट क्या है, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ये आपसे बोल रहा है एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल। तो जी आपका ए इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, बी बी, बी इवेंट में क्या आएगा, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इन मेल में आएगा, बी जी और जी बी, ये भी आ जाएंगे सर। एक लड़का मेल हो यार, एक लड़का बॉय हो जाए तो यही तो आएगा उसमें। दोनों में कॉमन क्या बच्चे आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका क्या, बी बी, दोनों लड़के होने चाहिए। आपको निकालना क्या, ध्यान से देखो, आपको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब ऑलरेडी बी हो चुका है। फॉर्मूला क्या था, सारे के सारे जो आपके सैंपल पॉइंट्स हैं सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 1/4 1/4 1/4 रहेगी, सारे इक्वली लाइकली है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वाला फॉर्मूला। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज गो एंड वॉच एक्सरसाइज जो पहली है उसके, हाँ 13.1 उसका इंट्रोडक्शन देखो, उसके एक्सरसाइज करके आओ तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक है सर, और बी में कितने बच्चे आपका 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट बच्चे तुमसे बोलता है, सेकंड पार्ट में तुमसे बोलता है यहाँ पर हम चलो सी और डी इवेंट बनाते हैं। सी इवेंट क्या है, बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, बोलता है बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। डी बना लिया तुमने, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। एल्डर चाइल्ड क्या होनी चाहिए,
एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, इसमें केस बनेगा। तो सी में क्या होगा, दोनों लड़कियां होनी चाहिए, तो इसमें तो ये बन जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी। डी में क्या बनेगा बेटा तुम्हारा, आइदर चाइल्ड, कोई भी लड़की फीमेल हो सकती है, ठीक है, सॉरी एल्डर नॉट, मैंने आइदर को पढ़ रहा हूँ, एल्डर, एल्डर वाली क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल बी, भाई बड़ी लड़की है, और दूसरा ये भी है, भाई ऐसा भी हो सकता है दोनों लड़कियां तो बड़ी वाली, एक तो लड़की है, दोनों लड़कियां तो बड़ी वाली भी लड़की ही होगी, ठीक है, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी, जी कैपिटल जी, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सी की, जब क्या हो चुका है, डी हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन डी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा 1, डी की हो जाएगी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो पॉज से कॉपी करेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा हम लोग, एंड इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव अ ग्रे हेयर। आपसे बोलता है परसेंटेज बता रहा है कि इतनी औरतों के और इतने मर्दों के आपके बाल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, ठीक है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपसे बोला गया है, क्या बोला गया, एक ग्रे हेयर्ड बंदे को क्या करा गया, आपका सिलेक्ट करा गया, ठीक है, वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि वो पर्सन मेल हो, अब ध्यान समझना, या तो व्यक्ति मेल होगा या तो वो फीमेल हो गया, तो ये तो पॉसिबिलिटी, अभी हम मान के चलते हैं जेंडर हमारे दो ही हैं, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका पार्शियलिटी, तीसरे जेंडर को हम भूल जाते हैं, हम फिलहाल मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन ये मैथ में मान के चलता है 50% मेल 50% फीमेल है, ठीक है। तो अब बोलता है मेल या फीमेल में से हमने किसी बंदे को चुना, पहले पहले कौन होगा, या तो मेल होगा फीमेल होगा, फिर उसके बाद हम किसी बंदे को चुन रहे हैं, और वो बंदा जो हम चुन रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका ग्रे हेयर्ड होना चाहिए। दोनों केसेस के हैं आपके ग्रे हेयर्ड। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि जो बंदा हमने चुना है पूरी पॉपुलेशन में से वो ग्रे हेयर्ड था, ये पता है हमें ग्रे हेयर्ड था, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेल हो, पीछे को आ रहे हैं, किसका क्वेश्चन, कंडीशन रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या लगेगी, बेस थ्योरम, इसको क्या मान लोगे तुम, बार बार हम बता रहे हैं, इसको ए इवेंट मान लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा E1 और ये हो जाएगा E2 इवेंट, बात समझ में आती सर आपको, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए इवेंट क्या लिख लेंगे, ए इवेंट लिख लोगे आप, पर्सन सिलेक्टेड या a gray haired person is selected, a gray haired person is selected, ठीक है। इवन इवेंट क्या हो जाएगा जी आपका, इवन इवेंट हो जाएगा आपका पर्सन इज मेल, पर्सन क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है, E2 इवेंट हो जाएगा पर्सन इज फीमेल। क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल रहा है यार एक चीज, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 50% चांसेस मेल के 50% फीमेल के, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। फिर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, बोल तो रहा है 5% है बच्चे, 5/100 हो गई साहब। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब क्या है, आपने जो बंदा चुना ग्रे हेयर्ड वो क्या निकला, एक महिला निकली, फीमेल है भाई साहब, उसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.25/100, इतनी बात समझ में आती है सर। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कि भाई मेल है बंदा, पता है मुझे कि उसके बाल कैसे हैं, ग्रीन कलर है, ये तो निकालना है आपको, ठीक है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, पर्सन इज मेल given that his hair are ग्रे, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बेस थ्योरम लग गई, लिख दोगे आप यूजिंग किसका, बेस थ्योरम का हम
प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या A मतलब ग्रे हेयर जब आपका वो मेल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। देखो यार बेस थ्योरम के क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूं इन द एक्सरसाइज आल्सो, यहाँ पर दोबारा से करा रहे हैं हम। सबसे पहले बेस थ्योरम क्या बोलती है, आपको अगर क्या बताना है रिवर्स प्रोबेबिलिटी में पीछे को जाना है, मतलब ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका बेसिकली क्या करेंगे, आपका हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपकी क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी है उससे थोड़ा मिलता जुलता फॉर्मूला है। ऊपर आप फेवरेबल आउटकम लिखते हो, मतलब ग्रे हेयर बंदा चुनने का तरीका वो मेल होना चाहिए, वो आएगा बिकॉज तुम्हें मेल के तो निकालना है। नीचे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं किसी ग्रे हेयर वाले बंदे को चुनने के, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। बात क्लियर है सर आपको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं, ये है 1/2। A by E1 की प्रोबेबिलिटी है 5/100 अपॉन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बच्चे, अगेन 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। अब आपने पहला काम क्या करना है, 2/100 200 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये सारे हट जाएंगे, ऊपर बचेगा 5 नीचे बचेगा 5 प्लस 0.25, 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5.25, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 500 अपॉन 525 हो जाएगा 100 अपॉन 105 दैट इज 20 अपॉन 21 आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 यार तुम्हारे ना सिलेबस में नहीं है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है आपका, एंड ये सिलेबस में है नहीं, तो उस पे बेस क्वेश्चन हम करें क्या, बिकॉज वो कंसेप्ट ही आपको पढ़ाई नहीं है, मैं यहाँ पे करा भी दूं तो आपको समझ में आना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, एंड पता नहीं रखा क्यों गया इसको, तो हम करते सीधा अगला वाला प्रश्न। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, और जितने अगर आप लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं ना वही आपने करने हैं, उनको आप टिक कर लेना, बाकी क्वेश्चंस को आप कट आउट कर दो, मतलब अपनी बुक से हटा देना एकदम से। ठीक है, चाहे मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हो चाहे ये वाले क्वेश्चंस हो, बाकी दो एक्सरसाइज तो हट चुके हैं, 13.3 तक ही आ रही, 4 और 5 हट चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है जी, 13.4 पहले आती थी पिछले साल तक, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन थे, बट अब तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। सो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ये तो तुम्हारा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इवन आपको 10th स्टैंडर्ड में करा दिया गया होगा, 11th में भी आपने ऐसा क्वेश्चन करा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ अ लीप ईयर, सिंपल है, इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। ठीक है, तो लीप ईयर लिया, क्या लिया बच्चा हमने, लीप ईयर। चलो मैं आपका और भी ले लूंगा चांसेस में। ठीक है, हमसे बोला गया एक लीप ईयर है, आपसे बोला गया क्या चांसेस होंगे कि उसमें 53 ट्यूसडेज हो। तो अ लीप ईयर हाफ, लीप ईयर हाँ सॉरी, कितने डेज होते हैं 366, अदरवाइज नॉर्मल ईयर में तो 365 होते हैं, तो लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाएंगे इसमें, आप 7 से 366 को क्या कर लो बेटा, डिवाइड कर लो। ठीक है तो ऊपर आएगा 52 आपका क्वोशंट आ जाएगा, और नीचे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब समझ रहे हो, 52 हफ्ते होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं आपके 52 वीक्स आ गए, कर लें क्या, 5 7 35, हाँ 16, कितना आया 14, 2 कैरी। ठीक है, तो 52 हफ्ते, इसका मतलब क्या, 7 से डिवाइड करने का मतलब ये ना, 7 एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्ते हो गए, तो 52 हफ्ते का मतलब समझ रहे हो आप, 52 ट्यूसडे तो आपके होने, तो देयरफॉर 52 वीक्स होंगे आपके इन अ लीप ईयर, दैट हैव कितने 52 ट्यूसडेज। जो रिमेनिंग 2 दिन है, रिमेनिंग 2 days ऑफ ईयर कैन बी, वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सर आपके क्या, हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, पेयर बनेगा आपका, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। कोई बच्चा ज्यादा दिमाग मत लगा लेना कि सर अब मैं बनाऊंगा पेयर मंडे थर्सडे का, मंडे वेडनेसडे का, भाई मंडे के बाद क्या आता है, कॉन्जुगेटिव तो आएंगे जो डेज होते हैं, मंडे का ट्यूसडे तो आएगा,
तो ऐसा मत बना लग जाना वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता सर आपका। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपका 7 केसेस बने। अब आपको देखना है इन 7 केस में ट्यूसडे कब मिल रहा है, बिकॉज आपको तो 53 ट्यूसडे चाहिए ना यार, 52 तो है ही नहीं, आप है आपके पास। तो ये इसका 52 ट्यूसडे आने का तो चांसेस 1 हो गया। जो प्रोबेबिलिटी का जो खेल होगा ये तो श्योर इवेंट होगा, ये होगा जो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा 53 की, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, अगर 53 ट्यूसडे की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर आपकी, ये आ रहा है ट्यूसडे, यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर क्या हो जाएगा सर, 2/7। मतलब इससे मतलब नहीं, इनसे मतलब है बस आपको 52 तो हो गए ना, यहाँ पर तो हो गए, 53rd के लिए आपका है जो प्रोबेबिलिटी के लिए दैट विल बी 2/7, 53 ट्यूसडेज होंगे। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं 52 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाँ 52 ट्यूसडे हो आपके एक लीप ईयर में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, हाँ 52/366 सर 1 रहेगी, 1 रहेगी, आप श्योर हो, हाँ क्वेश्चन ना ऐसे ही पूछा सकता है, देख लो ध्यान सुनना मेरी बात, 52 ट्यूसडेज हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये बोल रहा है 1 रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 52 तो होंगे ही होंगे इसलिए 1 बोला है, आई गेस इसलिए बोले ना आप। बस यार ऐसा सुनना है, ये भी तो है लीप ईयर है ना बच्चे, लीप ईयर है तो ये भी तो हो रहा है उसमें, क्वेश्चन है यही, मैंने बोला तो बेटा, हाँ मैं चाहे लीप ईयर नहीं भी फिर भी कराता हूँ, फिर भी अलग ही आंसर होगा ना, बताते हैं, रुक जाओ पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, आप ये मान के चल रहे हो सर आप 52 करवा रहे हो, तो आप नीचे को देखें भाई लीप ईयर है भाई, ये कॉम्बिनेशन भी तो चलेंगे, 53 हो भी तो सकते हैं, बट ना होने के लिए क्या होना है चाहिए, ये देखो ना ये होना है, ये क्या बोलता है कि 53 हो, ना होने के लिए क्या कर दो, इसको 1 से माइनस कर दो यार, ये वाले केस ना हो बाकी केस हो जाए, दैट विल बी 5/7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7, बात समझ में आ रही है, हाँ ये करना 1 मत कर देना, बच्चे करते हैं, बोला 52 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 रहेगी ना, 1 नहीं रहेगी सर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/7 हो जाएगी, बिकॉज होने की प्रोबेबिलिटी 53 की तो 2/7 है, अगर 53 नहीं हो रहे तो बाकी बचा, अगर बाकी बचे हो रहे तो उसका मतलब 52 ही रहेंगे। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूं क्या है नॉन लीप ईयर है, तो उसमें 53 ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, नॉन लीप ईयर में क्या होगा, केवल आपका एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब वो डेज क्या हो सकते हैं, या तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उसमें एक ही आपके पास आएगा ट्यूसडे, दैट इज 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। और अगर मैं बोलूं ना हो 52 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/7। बात मेरी क्लिक कर रही है आप लोगों को, ठीक है, चलो कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, इसमें क्या है आपका, बोल रहा है 4 बॉक्सेस हैं, ऐसे अभी भी एग्जांपल करा हमने तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं साथ में। आपसे बोल रहा है 4 बॉक्स हैं, इनमें अलग 3 कलर के मार्बल से, रेड और व्हाइट ब्लैक कलर के, तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना है भाई, 6 3 9 1 10, यहाँ कितने हैं 10 10, सब में 10 है, बराबर है, ठीक है। आपके इनमें 10 मार्बल्स है, सब में अलग अलग कलर्स हैं। आपसे बोलता है इफ अगर जो मार्बल निकला, हमने पहले बॉक्स चूज करा, फिर उसके बाद क्या करा हमने मार्बल निकाला, और मार्बल निकल रहा है रेड, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो ए बॉक्स से निकला हो, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बी से निकला हो, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो सी से निकला हो। मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सर आपका। आप क्या मान लो, सबसे पहले लिख लो, इस तरीके से बन रहा है आपका भी है 1 2 3 4, ये क्या बन रहा है आपका, ए बॉक्स ले लिया, बी बॉक्स ले लिया, सी ले लिया और डी बॉक्स ले लिया, ठीक है, क्लियर है बात। ये आपके बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स सी, बॉक्स डी से, और सबसे आपका क्या निकल रहा है, आपका रेड कलर की ही बॉल मार्बल निकल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो ये तुम्हारा ए इवेंट हो जाएगा, ये तुम्हारे E1 E2 E3 E4 इवेंट हो जाएगा। तुम्हें किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी ऑफ E1 जब ए हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑफ E2 जब ए हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑफ E3 जब ए हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है आपको, ठीक है। मतलब रिवर्स प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। अभी तक हम एक ही केस निकाल रहे थे, तो यहाँ पर अभी आपको 3 केस निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालना है बता देता हूँ। ए आपने किसको मान लेना है कि गेटिंग अ रेड मार्बल
गेटिंग अ रेड मार्बल। ठीक है बेटा, आपका इवन इवेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्टिंग बॉक्स ए। E2 इवेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्टिंग बॉक्स बी। E3 इवेंट हो जाएगा सेलेक्टिंग बॉक्स सी। E4 इवेंट हो जाएगा सेलेक्टिंग बॉक्स डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट, 4 बॉक्स हैं, चारों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, मतलब इससे रेड कलर का निकला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 मतलब दूसरे बॉक्स से बी बॉक्स से रेड कलर का निकला है 6/10, दैट विल बी रैंडम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 मतलब किससे निकला है, तीसरे से निकला है 8/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E4 चौथे से निकला है, वो हो जाएगी 0, क्योंकि उसमें है ही नहीं रेड कलर का मार्बल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपसे बोलता है क्या, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले में आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, निकालनी है आपको, बॉक्स ए इज सेलेक्टेड, बॉक्स ए इज सेलेक्टेड, गिवन क्या आपको, गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, गिवन दैट मार्बल इज रेड। तो ये किसके, क्या है चीज ये बेटा, एक्चुअल में तुम्हें निकालने को बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 बाई ए, मतलब आपका बोल रहा है कि ए बॉक्स चूज करा है कब, जब आपको पता है कि मार्बल रेड ही निकला है, तो आप बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लो साइड में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। तो बेटा जी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सॉरी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, मतलब ए जब E3 हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 मतलब चौथा बॉक्स लिया, उसके बाद आपने रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख रहे हो। क्लियर है बात। अब यहाँ वैल्यूज हम रख देते हैं यार, इसको हटा देते हैं। यहाँ वैल्यू जब आप रखोगे यार, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना बच्चे आपका, इट विल बी 1/4 इंटू 1/10। नीचे कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0। ऐसा करेंगे हम, नीचे पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, यहाँ से 1/40 कॉमन ले लेता हूँ, ये 1/40 तो ऊपर रहेगा, मैं 1/40 कॉमन ले लेता हूँ और बाकी को सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज बाकी जितने बाकी के भी तीनों जो है आपके बी और सी बॉक्स के लिए जब आप निकालने जाओगे, डिनोमिनेटर सेम रहना, सब में डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 6 + 8, दैट विल बी, फाइनली हो जाएगा 1/40 अपॉन 8 6 14 14 1 15/40 आ रहा है सर आपका। ठीक है, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी 1/15। क्या हो जाएगी 1/15, क्या कि आपका बॉक्स ए चूज करा गया, पता था कि मार्बल रेड निकालना है। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली करके आप कर लेंगे आराम से, सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बच्चे, E2 जब ए हुआ हो तो उसके लिए आपके लिखोगे, ऊपर लिख दोगे क्या कि पहला दूसरा बॉक्स चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और ए इवेंट हुआ दैट इज 6/10, और नीचे क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे दैट इज 15/40 लिख दो आप, तो हो जाएगा 6/40 अपॉन 15/40, 40 से 40 गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/5। ठीक है, ऑल्सो लास्ट है आपका, इसमें लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब थर्ड बॉक्स निकाला जब पता था रेड है, तो उसका हो जाएगा 1/4 इंटू
8/10 नीचे आ जाएगा, 15/40 आना है, आपने अभी भी निकाला सबका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके, तो ये हो जाएगा 8/40 अपॉन 15/40, 40 से 40 गया, 8/15 आपकी इसकी प्रॉपर्टी। यही आंसर है तीनों का। बहुत सारे कॉपी करेंगे आप लोग इसको। तो आज मिसलेनियस में इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, तो वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।